अध्याय 2 ड्रैगनब्लड योद्धा कबीला भाग 1। पलक झपकते ही आधा साल और बीत गया। कड़ी मेहनत करते हुए और अपने शरीर को मजबूत करते हुए लिनली कोमल गर्म पानी के झरने, तेज गर्मी और ठंडी शरद ऋतु से गुजरा। वुशान के खाली प्रशिक्षण क्षेत्र के बगल में सफेद चिनार का पेड़ जब भी हवा चलती थी हमेशा कुछ सूखे पत्ते जमीन पर बिखेर देता था। पत्तियां धीरे धीरे नीचे की ओर घूमी और पूरे प्रशिक्षण मैदान को ढक लिया। आकाश धीरे धीरे अंधेरा हो गया था। आज प्रशिक्षण मैदान में असाधारण रूप से बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, लगभग 300। आज शाम का प्रशिक्षण सत्र अब समाप्त होता है। हिलमैन मुस्कुराया। हालांकि जाने से पहले हर किसी को उन बच्चों की अगली पीढ़ी को बधाई देनी होगी जो वुशान छोड़कर सेना में शामिल होने वाले हैं। शरद ऋतु की समाप्ति के साथ ही सैन्य भर्ती का मौसम आ गया। चूंकि पूरा महाद्वीप युद्ध के युग में लगा हुआ था, प्रत्येक युवा एक शक्तिशाली योद्धा बनना सम्मान के प्रतीक के रूप में देखता था। स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग भी थे जो जादूगर बनना चाहते थे, लेकिन जादूगर बनना एक अत्यंत कठिन कार्य है। शायद 10,000 में से केवल एक व्यक्ति के पास ही जादूगर बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं थी। इतनी कम संभावना के साथ औसत व्यक्ति इस पर विचार भी नहीं करेगा। योद्धा बनना बहुत आसान था। 16 वर्ष के होने पर जब तक वे कम से कम प्रथम श्रेणी के योद्धा थे, वे आसानी से सेना में प्रवेश कर सकते थे। अंकल हिलमैन, धन्यवाद। 126 बच्चे, जिनकी उम्र 17 वर्ष थी, सम्मानपूर्वक हिलमैन की ओर झुके। ये युवा आमतौर पर प्रशिक्षण में शामिल नहीं होते थे। वे सभी वयस्क हो गए थे और उनके पास करने के लिए अपना अपना काम था। लेकिन चूंकि वे सभी बचपन से ही हिलमैन द्वारा प्रशिक्षित थे, इसलिए वे सभी हिलमैन को अपना दयालु गुरु मानते थे। सेना में शामिल होने से पहले वे सभी हिलमैन को विदाई देने यहाँ आए थे। ऊर्जावान, उत्सुक 17 वर्षीय बच्चों के इस समूह को देखकर हिलमैन अनगिनत मिश्रित भावनाओं से भर गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि हिलमैन को पता था कि ये सभी बच्चे सेना में शामिल होने के लिए उत्सुक थे, लेकिन 10 साल की सैन्य सेवा के बाद उनमें से कितने जीवित वापस आएंगे। मुझे उम्मीद है कि इन 126 में से कम आधे जीवित लौट सकेंगे, हिलमैन ने चुपचाप प्रार्थना की। हिलमैन ने बच्चों की ओर देखा और स्पष्ट स्वर में कहा, बच्चों, सुनो। आप सभी वुशान शहर के लोग हैं। वुशान शहर के लोगों को अपनी छाती सीधी करनी चाहिए और किसी भी चुनौती का स्वागत करना चाहिए और किसी भी डर को स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्या मैं समझ गया? उन सभी 17 वर्षीय युवाओं ने अपनी छाती सीधी कर ली, उनके शरीर सीधे खड़े हो गए। उनकी आंखों में सैन्य जीवन के प्रति तीव्र उत्साह भर गया। उन सभी ने एक स्वर में जोर से उत्तर दिया, समझ गया। अच्छा। हिलमैन भी सीधा खड़ा था। उसकी ठंडी निगाहें एक सैन्य आभा से भरी हुई थी। कल तुम सब चले जाओगे। आज रात अच्छी तैयारी करो। मैं जानता हूं कि आप सभी कितने मजबूत हैं। आप सभी लोग आसानी से सेना में भर्ती हो सकेंगे। मैं, हिलमैन, आप सभी की वुशान शहर में शानदार वापसी के लिए यहां इंतजार करूंगा। हिलमैन ने उज्ज्वल स्वर में कहा। उन युवाओं की आंखें चमक उठी। सम्मान के साथ घर लौट रहे हैं। ये हर युवा का सपना था। अब मैं आप सभी को आदेश देता हूं, तुरंत घर जाएं और अपनी तैयारी शुरू करें। तितर बितर हो जाओ, हिलमैन ने ठंडी, उग्र आवाज में कहा। जी श्रीमान। 126 युवकों ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और चले गए। शेष बचे लगभग 200 युवाओं की श्रद्धापूर्ण निगाहें उनके पीछे थी। कल वे एक बिल्कुल नई यात्रा शुरू करेंगे। मेरे पास 2 साल और हैं। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी सेना में शामिल होना चाहती हूँ। मैं वास्तव में एक सैनिक का रोमांचक, दिल को छू लेने वाला जीवन जीना चाहता हूँ। अगर मुझे अपना पूरा जीवन यहीं वुशान शहर में बिताना पड़े, भले ही मैं हमेशा के लिए जीवित रहूं, ये व्यर्थ होगा। अल्पविराम 13 साल के बच्चों का एक समूह आपस में बातें कर रहा था। वे सभी उस रोमांचक जीवन, जोश से भरे जीवन की चाहत रखते थे। वे सभी पुण्य संचय करना और प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहते थे। वे चाहते थे कि लड़कियां उन्हें प्यार करें और उनके रिश्तेदार उनका सम्मान करें। यह उनका सपना था। लिनली, आपके पिता लॉर्ड हॉक का आपके साथ कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवसाय है। दूसरे बच्चों के साथ खेलना मत छोड़ो। मेरे साथ घर आओ। हिलमैन लिनली के पास चला गया। उसे देखते हुए हिलमैन को बहुत गर्व महसूस हुआ। लिनली अत्यधिक चतुर थी। अपने पिता हॉक के संरक्षण में छोटी उम्र से ही उन्होंने कई शब्द सीख लिए थे और अधिकांश किताबें पढ़ सकते थे। पढ़ना बहुत विलासितापूर्ण चीज थी। आमतौर पर केवल कुलीन घरों के वंशज ही पढ़ सकते थे। बारूक कबीला एक अत्यंत पुराना कबीला था और इसके पास बड़ी संख्या में पुस्तकें थी। अंकल हिलमैन, मैं पहले से ही जानता हूँ। मेरे स्वामी पिता मुझे पहले ही 3 बार याद दिला चुके हैं। मेरे स्वामी पिता कभी भी किसी बात को लेकर इतने आग्रही नहीं रहे। मैं बाहर जाकर नहीं खेलूंगा। लिनली ने मुस्कुराते हुए अपने मोतियों जैसे सफेद दांत दिखाए। बिल्कुल सही, लेकिन इस तथ्य के लिए कि एक गायब था। लिनली के स्थायी दांत पहले से ही बढ़ने लगे थे। बस काफी है। आपके सामने का एक दांत गायब है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आप हवा को अंदर आने देते हैं। हिलमैन हंसे। जाओ, घर जाओ।
अल्पविराम डॉट डॉट। बारूक जागीर के प्राचीन सामने के प्रांगण में परिवार के साथ रात्रिभोज समाप्त करने के बाद लिनली अपने छोटे भाई के साथ खेल रहा था। बड़े भाई, गले लगाओ, गले लगाओ। लिटिल वॉटन शुद्ध सरल प्रेम की दृष्टि से लिनली को देख रहा था। अस्थिर रूप से चलते हुए उसने लिनली की ओर एक छोटा मोटा हाथ बढ़ाया और उसे गले लगाने की कोशिश की। लिनली बहुत दूर नहीं खड़ा था, चुपचाप छोटे वॉटन के उस तक पहुंचने का इंतजार कर रहा था। वॉटन, आप ये कर सकते हैं, लिनली ने उसे प्रोत्साहित किया। लिटिल वॉटन के लड़खड़ाते कदमों से लोगों को डर लगने लगा कि वह हर कदम पर गिर जाएगा। लेकिन अंत में छोटा वॉटन अपने बड़े भाई के गले लगने में कामयाब रहा। उसकी चिकनी त्वचा पानी की तरह मुलायम, थोड़ी गुलाबी थी। उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें अपने बड़े भाई को घूर रही थी और उसने शिशु स्वर में कहा, बड़े भाई, बड़े भाई। अपने छोटे भाई को देखकर लिनली का दिल असीम गर्मजोशी और प्यार से भर गया। न माँ, न दादा दादी, हालांकि उनकी देखभाल के लिए उनके पिता और परिवार के देखभाल करता थे, लिनली, जो जल्दी परिपक्व हो गए थे, अपने छोटे भाई के प्रति बेहद प्यार करने वाले और सुरक्षात्मक थे। लिनली की नजर में बड़े भाई के रूप में अपने छोटे भाई की देखभाल करना उसका काम था। वॉटन, तुमने आज क्या सीखा? लिनली ने मुस्कुराते हुए पूछा। वॉटन ने भौहें चढ़ा ली, एक बेहद प्यारी अभिव्यक्ति। विचार करने के बाद उन्होंने उत्साह से कहा, आज मैंने चित्रों का उपयोग करना सीखा। चित्रे? लिनली के चेहरे पर एक अनियंत्रित मुस्कान प्रकट हुई। तुमने क्या पोंछा? अपनी उंगलियों पर भरोसा करते हुए छोटे वॉटन ने कहा, पहले मैंने फर्श को पोंछने के लिए चित्रों का उपयोग किया, फिर शौचालय कक्ष के बर्तनों को, और अंत में मैंने पोंछा। ठीक है, मैंने प्लेटों को पोंछ दिया। वह लिनली की प्रशंसा की प्रतीक्षा में उत्साहपूर्वक लिनली की ओर देखने लगा। आपने चैम्बर के बर्तनों को पोंछा और फिर प्लेटों को पोंछा। लिनली की आंखें बड़ी थीं। क्या मैंने ये गलत किया? मैंने सचमुच उन्हें साफ कर दिया। छोटे वॉटन के छोटे से सिर में जब वह अपने बड़े भाई को घूर रहा था, तो उसकी आंखें एक अकल्पनीय दृष्टि से भर गईं। युवा मास्टर लिनली, आपके पिता आपको ढूंढ रहे हैं। मुझे युवा मास्टर वॉटन को ले जाने दो। एक ब्रांडी नाक वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां से गुजरा। ये ब्रांडी नाक वाला बूढ़ा व्यक्ति बारूक कबीले का नौकर हीरी शीली था। पूरी जागीर में नौकरानी के अलावा सेवा करने वाली एक भी लड़की नहीं थी। लिनली के पास अब वॉटन के साथ बातचीत करने का समय नहीं था। उसने तुरंत वॉटन को दादाजी हीरी को सौंप दिया और अतिथि कक्ष की ओर चला गया। मुझे आश्चर्य है कि पिताजी ने मुझे क्यों बुलाया। हालांकि वह छोटा था, लिनली को एहसास हो गया था कि इस बार उसके पिता ने उसे किसी महत्वपूर्ण काम के लिए बुलाया था। अतिथि कक्ष में प्रवेश करते हुए एक कोने में एक डेस्क घड़ी थी जो लिनली की लंबाई से अधिक ऊंची थी। इस डेस्क घड़ी को एक उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु माना जा सकता है। आमतौर पर केवल अमीर या कुलीन परिवारों के पास ही ऐसी घड़ी होती थी। इस समय लिनली के पिता चिमनी के बगल में बैठे थे। चिमनी में आग की लपटें जल रही थीं, जो लगातार चटकती और फूटती रहती थी। पापा ने अपने कपड़े क्यों बदले? अपने पिता को देखकर लिनली आश्चर्य से भर गया। घर पर रहते हुए उनके पिता आमतौर पर बहुत साधारण कपड़े ही पहनते थे। तभी खाना खाते समय उनके पिता ने सामान्य कपड़े पहने थे, लेकिन अब वह बहुत ही शानदार, सुंदर परिधानों के सेट पर स्विच कर चुका था। हॉग के पूरे शरीर से एक प्राचीन, उत्कृष्ट आभा निकल रही थी। वह आभा ऐसी नहीं थी जिसे पैसे से खरीदा जा सके। ये कुछ ऐसा था जिसे एक प्राचीन कुलीन कुल ने अपने उत्तराधिकारियों में विकसित किया था। एक कबीला जो 5000 वर्षों तक जीवित रहा। एक साधारण कुलीन कुल की तुलना कैसे की जा सकती है? हॉग उठ खड़ा हुआ। पीछे मुड़कर जब उसने लिनली को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। लिनली, मेरे साथ आओ। चलो पैट्रिक हॉल में चलते हैं। अंकल हीरी, आप मेरे कबीले के मामलों के बारे में जानते हैं, इसलिए आप भी आ सकते हैं। हॉग मुस्कुराया। पैट्रिक हॉल? लिनली आश्चर्यचकित थी। बारूक कबीले के सदस्य केवल जागीर के सामने वाले हिस्से में रहते थे। दूर दराज के इलाकों में वस्तुतः कोई भी सफाई के लिए नहीं जाता था। केवल पीछे के पुश्तैनी हॉल में वे महीने में एक बार सफाई के लिए जाते थे। लेकिन ये हमारे पूर्वजों के लिए बलिदान देने का समय नहीं है। हम पुश्तैनी हॉल में क्यों जा रहे हैं? लिनली का पेट सवालों से भरा था। अतिथि हॉल से बाहर निकलते हुए हॉग, लिनली और अंकल हीरी, जिनके पास अभी भी वॉटन था, ने पीछे की जागीर की ओर नीले पत्थर के रास्ते का अनुसरण किया। गहरी शरद ऋतु, रात पानी की तरह ठंडी थी। ठंडी हवा चल रही थी। लिनली कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। लेकिन लिनली ने कोई आवाज नहीं की, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज कुछ अलग था। अपने पिता का अनुसरण करते हुए लिनली ने भी पैट्रिक हॉल में प्रवेश किया। खड़खड़ाहट। पुश्तैनी हॉल का दरवाजा बंद हो गया। हॉल में मोमबत्तियां जलने से पूरा हॉल तुरंत बहुत उज्जवल हो गया। लिनली तुरंत हॉल के सामने रखी कई स्पिरिट गोलियों को देख सकती थी। स्पिरिट गोलियों का वह मोटा, घना समूह बारूक कबीले की उम्र के बारे में बहुत कुछ बताता है।
हॉग चुपचाप स्पिरिट गोलियों के सामने खड़ा रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। लिनली को बहुत घबराहट महसूस हुई। पूरे हॉल में मोमबत्तियों की फुसफुसाहट की आवाज के अलावा कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। शांति भयावह थी, दिल पर एक दमनकारी एहसास पैदा कर रही थी। अचानक हॉग मुड़ा और अपनी नजर लिनली पर केंद्रित की। भारी आवाज में उन्होंने कहा, लिनली, आज बहुत सी चीजें हैं जो कि जानी चाहिए, लेकिन पहले मैं आपको हमारे बारूक कबीले के इतिहास के बारे में कुछ बताऊंगा। लिनली को महसूस हुआ कि उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। हमारे कबीले का इतिहास, यह क्या हो सकता है? अपने दिल में लिनली जानने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। हॉग ने अपने चेहरे पर गर्व की झलक दिखाते हुए स्पष्ट स्वर में कहा, लिनली, हमारा बारूक कबीला 5000 वर्षों से अस्तित्व में है। यहाँ तक कि पूरे फेनलाई साम्राज्य को स्कैन करने पर भी मुझे विश्वास नहीं होता कि हम कोई दूसरा कबीला ढूंढ पाएंगे जो हमारे जितना प्राचीन हो। हॉग की आवाज में पूर्ण गर्व था। प्राचीन, यह एक ऐसा शब्द था जिसे कुछ कुलीन कुलों ने बहुत महत्व से देखा। लिनली, क्या आपने यूलान महाद्वीप के प्रसिद्ध 4 सर्वोच्च योद्धाओं के बारे में सुना है? अपना सिर घुमाकर हॉग ने लिनली की ओर देखा। आंखें चमक रही हैं। लिनली ने सिर हिलाया। मुझे पता है। अंकल हिलमैन के अनुसार प्रसिद्ध 4 सर्वोच्च योद्धा ड्रैगनब्लड योद्धा, वायलेट फ्लेम योद्धा, टाइगर स्ट्राइप्ड योद्धा और अमर योद्धा हैं। हॉग ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, सही है। अब मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ। 4 सर्वोच्च योद्धा वास्तव में 4 प्राचीन कुलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और हमारा बारूक कबीला एक प्राचीन कबीला है जिसमें ड्रैगनब्लड योद्धाओं की उत्कृष्ट वंशावली शामिल है।